ओके, तो हॉलीडे में जाने से पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी, और जितना बोर्ड में लिखा है इतना अपन पढ़ चुके हैं ना। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, वो 7-8 क्वेश्चन जो थे उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। फिर आगे एक टॉपिक और बचा अपना पावर, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज। चार्ज क्या था? इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक या फिर वो एक रिपल्शन या अट्रैक्शन फील करता है। पॉजिटिव चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। फिर हम देखा था कि इस चार्ज को अगर मूव कराना हो, अच्छा उसका फॉर्मूला एन एन इंटू ई था। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू n इंटू। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 25 इलेक्ट्रॉन है 25 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, यूनिट अपना कूलम है, ठीक है। पोटेंशियल, अब उस चार्ज को अगर मूव कराने की, इलेक्ट्रिसिटी मूविंग चार्ज से ही बनती है। अगर चार्ज एक जगह स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमको उस चार्ज को मूव कराना है, तो इसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है जिसको अपन बैटरी या सेल बोलते हैं, है ना। और उसका एक पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। आपने एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना काम किया है? अगर एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का काम किया है, then the potential is 1 volt. हमने हर का डेफिनेशन लिखा है। We have written the definition of 1 volt. We have written the definition of 1 ampere, 1 ohm. हर का डेफिनेशन पता होना चाहिए 1 वाला। तो बस अपन को बाकी सब चीज को 1 पुट करना है उसमें, और कुछ नहीं। जैसे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, that is the work, that is 1 volt potential, ठीक है। देन इसका यूनिट जेसी रेस टू -1 या वोल्ट, ठीक है। जेसी मतलब जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। इसको अपन मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को अपन कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। ये अपन लास्ट क्लास में देखे थे जब अपन पैरेलल सीरीज पढ़ रहे थे, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए हम पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं ताकि उस रेजिस्टेंस का कितना ड्रॉप है वो बता पाए एग्जैक्टली, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को लगा के उसका वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आए थे करंट में। अब क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, और वो मूव किस में करता है? कंडक्टर में। तो यहाँ मैंने वो चीज नहीं लिखी जो थ्योरी पॉइंट था, हमने पढ़ा था बीच में ना, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। द वन विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट आर कंडक्टर्स, एंड विच डू नॉट अलाउ इज नोन एज इंसुलेटर। तो चार्ज कहाँ मूव होगा? कंडक्टर में, ठीक है। और वो मूव हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको अपन कहते हैं करंट। इसलिए करंट को अपन डिनोट कर रहे हैं आई से। इसका फॉर्मूला क्या था? Q by T. It is defined as charge flowing per unit time. Per unit time बोल दो, टाइम का यूनिट तो कुछ नहीं हो सकता। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, Q by T। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड, या उसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? एम्पियर, डिनोटेड बाय ए, मेजर्ड बाय एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में होगा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है। तो अगर आपको एक रेजिस्टेंस में निकालना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी रेजिस्टेंस के सीरीज में आप एमीटर लगा दो, तो वही करंट एमीटर से भी फ्लो होगा। तो एमीटर पहचान लेगा या एमीटर डिटेक्ट कर लेगा कि कितना करंट इसके अंदर से फ्लो होके जा रहा है। इसलिए एमीटर हमेशा सीरीज में और रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ताकि करंट पास हो सके। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो करंट को अच्छे से पास होने नहीं देगा अपने अंदर से, राइट। इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, ठीक है। आइडियली अगर देखें तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लो मतलब कितना होगा? 0 होगा। कम से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? तो आइडियली, आइडियली कभी इसका कभी रेजिस्टेंस किसी का 0 नहीं होता और एकदम इनफाइनाइट भी नहीं होता, बट आइडियली मतलब एक हाईएस्ट केस ले रहे हैं अपन, जो कि कभी हो नहीं सकता बट ले रहे हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए और इसके लिए आइडियल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम जब करंट पढ़ लिए थे तो वोल्ट में ये वोल्ट या पोटेंशियल और करंट के बीच का रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट के साथ क्या होगा। तो वो रिलेशनशिप वाज डिफाइंड बाय ओम्स,
ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दैट कंडक्टर। आपने एक वायर लिया, आपने इस वायर को किस पोटेंशियल या कितना पोटेंशियल अप्लाई किया उस वायर में, उस पर डिपेंड करेगा कि उस वायर से कितना करंट फ्लो होने वाला है। दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR, where R is the resistance, unit is ohm, ठीक है, और R और I एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात किए थे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर, कि वायर पतला है कि मोटा है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वहां से रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट आता है ना, कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। एंड लास्ट फैक्टर वाज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा करोगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी करंट कम, क्योंकि जब तक आपके वायर में जब टेम्परेचर हाई नहीं था तब इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर पा रहे थे। जहां आपने टेम्परेचर बढ़ाया वहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब वो रैंडम मूव कर लेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे रेजिस्टेंस उनका बढ़ गया। पहले तो अच्छे से मूव कर रहे थे ना, क्यों जबरदस्ती टेम्परेचर बढ़ाया? ऐसा करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि करंट कम हो गया, ठीक है। ओके, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये पढ़ा था हमने यहाँ पे, और यही से हमने रो का फॉर्मूला निकाला था, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई, यहाँ से रो का यूनिट भी आ गया था ओम मीटर। हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एंड रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विद लेंथ एंड एरिया, इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच चेंज विद लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की सेम रहेगी, आप उस मटेरियल का लंबा वायर लो या उस मटेरियल का छोटा वायर लो, उस मटेरियल का मोटा वायर लो या उस मटेरियल का पतला वायर, हमेशा उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। है ना क्लियर? ठीक है, ओके। कमिंग ऑन टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जब हमारे पास रेजिस्टेंस सफिशिएंट वैल्यू का नहीं है तो हम इस वैल्यू का बना सकते हैं बाय कनेक्टिंग देम इन सीरीज और इन पैरेलल और इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि सीरीज का कॉम्बिनेशन किसी के साथ पैरेलल में हो सकता है। हमने देखा था ना, बहुत सारे हमने सर्किट सॉल्व किए हैं जहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और उनका सीरीज कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ पैरेलल में है, या दो पैरेलल में है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ, सॉरी उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ सीरीज में, मिक्स्ड, ठीक है। तो सीरीज में हम सिंपली रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, एंड पैरेलल में हम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं और फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तब जाके आरपी और आरएस मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसका हमने 2-3 का ट्रिक भी देखा था कि अगर 2 होगा तो आरपी निकालने का अपने पास ट्रिक था, प्रोडक्ट अपॉन सम कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ भी क्लियर है, डी वर्सेस आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा और इसका स्लोप निकालोगे इस ग्राफ का तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और वो इधर आई को वाई एक्सिस में कर दिए और वी को एक्स एक्सिस में कर दिए तो स्लोप का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तब जाके आपका रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी, इसमें हमने जूल हीटिंग इफेक्ट देखा था कि जब आपका करंट फ्लो करता है तो वो चीज गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो वो मटेरियल जो है वो उसको अपोज करेगा, बट करंट को तो फ्लो होना है तो सम वर्क हैज टू बी डन ताकि वो करंट फ्लो हो सके। वही वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि कभी भी हीट या कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अभी भी जो मेरे पास एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, मैं चल रहा हूँ, है ना, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हालांकि बोलने वाला वर्क फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं है, बट तभी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है ना, तो दोज एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ साउंड एनर्जी, ये साउंड एनर्जी होगी। तो कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जस्ट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो ये एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे ही वहां का वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। जितना ज्यादा करंट पास कराओगे उतना ज्यादा वायर गर्म होगा, जितना ज्यादा उस वायर का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो गर्म होगा, क्योंकि वो और अपोज करेगा ना। अगर उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब वो ऑपोजिशन ज्यादा दे रहा है,
तो ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको, अपोज को या ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए। ज्यादा काम मतलब ज्यादा हीट पे कन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे हैं? आर क्यू ज्यादा होना चाहिए, एंड टी यानी कि टाइम, टेम्परेचर नहीं है, तो क्या है, कैपिटल टी लिखूंगा तो टेम्परेचर होगा, ठीक है, स्मॉल टी मतलब टाइम, ठीक है। जितना देर के लिए करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा गर्म होगा, क्लियर? तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। और इसका अपन एप्लीकेशन देखा था, दिस इज अप्लाइड इन गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज, और फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, गर्म होता है एंड हीट इज मतलब करंट फ्लो होता है एंड हीट इज जनरेटेड, क्लियर है? तो यहाँ तक हमने देखा था एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है पावर, है ना। उसको स्टार्ट करने से पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैंने आप लोग को शीट में दिए थे, ठीक है। फटाफट को सातों क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था, a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in pair। अगर एक 9 ohm के रेजिस्टेंस को आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे मतलब 3 3 3 के 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो 3 3 3 का पैरेलल में कनेक्ट होगा तो क्या होगा, 1, ठीक है। तो 9 ओम का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 9 ओम का रेजिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 3 ओम के आपके पास 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपका आर जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने लेंथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। और इस 3 ओम के रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ये 3 ये 3 और ये 3, तो आरपी इज इक्वल्स टू 1 बाय आरपी इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3। यहाँ पे अपन वो आरपी बाय एन वाला भी लगा सकते हैं, आरपी इज इक्वल्स टू आर बाय एन, वाला आरपी इज इक्वल्स टू आर बाय एन। अगर सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर अपॉन एन, जहाँ पे आर उसकी वैल्यू है और एन मतलब कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो 3 इसकी वैल्यू है और कितने लगे हैं 3, तो 3 बाय 3 1 आएगा आंसर। और ऐसे करोगे तो भी 1 आएगा, एलसीएम विल बी 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3, तो 1 बाय आरपी आपका कितना आया 1 ओम, तो आरपी भी 1 ओम ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्लियर है? क्या है सबका? कितने लोगों ने बनाया है क्वेश्चन फर्स्ट? ये सेकेंड देखो, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो सिंपल है, फॉर्मूला पूछा था नहीं, ये समझ में आया क्वेश्चन सबको? वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही वी का फॉर्मूला, ये फर्स्ट पार्ट था। फिर पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क, आपने 100 जूल ऑफ वर्क किया है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, 5 वोल्ट, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। आया सबका 5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स if the value of current is 200 milliampere। चार्ज का वैल्यू पूछा है आपसे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? I is equals to क्या होता है? Q अपॉन T, ये होता है I is equals to Q अपॉन T। अब I कितना दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर है, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे पहले, 200 लेके सॉल्व नहीं करेंगे गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर नॉट मिली एम्पियर, ठीक है। दिस इज 200 into 10 to the power minus 3 is equals to, चार्ज हमें निकालना है और टाइम क्या दिया हुआ है 20 मिनट्स, अगेन 20 into 60, समझ रहे हैं? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है इसको, ठीक है। तो Q कितना हो जाएगा? Q is equals to 200 into 10 to the power minus 3 into 1200 होगा। अरे हाँ या ना,
आगे ये आपका हो जाएगा 24 और 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा, और इंटू 10⁻³ भी है। अब ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 240 कूलम। ऑलराइट, 240 कूलम विल बी द फाइनल आंसर। सबका आ रहा है पक्का? 240, हाँ 4 नहीं, ये समझ में आया क्या किया हमने? कोई डाउट है कैलकुलेशन पार्ट में पूछ रहे हो अभी? ठीक है, चलो श्रुति नहीं बनाया मुझे, अरे चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट and find the current flowing in the circuit and the potential difference across 10 ohm resistance। तो 10 और 20 आपके सीरीज में है, राइट, और साथ में 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। डॉट है अंदर, मतलब करंट फ्लो करेगा ना। प्लग इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 10 + 20 दैट इज 30 ओम, सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे। तो आई इज, अच्छा 3 वोल्ट की बैटरी है पहले, तो आई इज इक्वल्स टू V बाय R, दैट इज 3/30 या यानी कि 1/10 या 0.1 एम्पियर, ये आएगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या था सेकेंड पार्ट, आपको 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर मेरे पास वोल्ट मीटर होता मेरे हाथ में, तो हम वो वोल्ट मीटर को डायरेक्टली 10 ओम के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे तो वोल्ट मीटर है नहीं, मतलब अपन को V इक्वल्स टू IR करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। V निकालने के लिए IR करेंगे, I निकालने के लिए V बाय R करेंगे, R निकालने के लिए V बाय I करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 10 से, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा क्योंकि दोनों सीरीज में, राइट। तो 0.1 एम्पियर इंटू क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम, कितना आएगा ये 1। बाकी 2 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, ऐड करने पे 3 आना चाहिए, आएगा 2 + 1, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में नहीं किया है, बट इजी था। आपको बस पढ़ना है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। क्या बोला है? ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्कीमेटिक इसलिए बोला कि आपको वो सारे सिंबल्स यूज करने हैं। हमने सबके सिंबल पढ़े हैं ना, कि बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, प्लग का सिंबल क्या होता है, हमें सब पता है, राइट। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। तो वो स्कीमेटिक डायग्राम यूज करके या वो सिंबल्स यूज करके हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? 5 2 वोल्ट के सेल्स हैं। तो पहले अपन 5 सेल बना लेते हैं। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, ध्यान रखेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना तभी वो ऐड होगा, समझ रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? ये सारे सेल्स आपके 2 वोल्ट के, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? A 20 ohm resistor, a 30 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो एक 20 ohm और एक 30 है ना, 20 ohm 30 ohm and a plug key all connected in series, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, बस कितना आपका सर्किट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे क्या करना हमने? Calculate the value of current flowing through 20 ohm resistor and the power consumed by 30 ohm। ठीक है, अभी पावर हमने पढ़ा नहीं, आज पढ़ेंगे, इसका निकाल लोगे आप लोग पावर भी। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि करंट कितना फ्लो करेगा 20 ओम में। जितना 20 में करेगा उतना 30 में करेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू V बाय RS। V इज 10 वोल्ट एंड RS कितना हो जाएगा? 50 ओम। समझ रहे हैं?
ऐड हो जाएगा 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 किसने बोला, 0.5 ना, 0.5 किसी ने बोला कि 0.2 बोलो, ठीक है ना। तो 20 ओम और 30 ओम दोनों में सेम करंट जाएगा। अच्छा, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर, यही करंट दोनों में जाएगा। अब दोनों का अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने बोलेगा तो 0.2 इंटू 20 यानी कि 4 वोल्ट, एंड 0.2 इंटू 30 यानी कि 6 वोल्ट, 6 प्लस 4 10। समझ रहे, हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं बोला आपको, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोलता है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने बोलता है, हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर करके। करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाय आर किए, V निकालने के लिए V इज इक्वल टू आई आर करेंगे। याद है सबका? ओके, इसका सेकंड पार्ट पावर वाला देखेंगे, पहले आज पावर पढ़ लें, पावर का फॉर्मूला निकाल लें, फिर अपन पावर भी निकाल लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी सिंपल है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या क्या था यहाँ पे, 3 पॉइंट, हाँ सर फिफ्थ वाले में सिर्फ 20 ओम वाले रेजिस्टर का बोला था। हाँ, बट सिर्फ 20 थोड़ा लेंगे, करंट पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के हिसाब से फ्लो करता है, ना कि एक रेजिस्टेंस के हिसाब से। अभी तो पहले इक्विवेलेंट निकाला जाता है, फिर करंट निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि आपने अगर ये देखो, अगर दोनों पैरेलल में होते ना तो आप 20 बस लेते नीचे, I इज इक्वल टू V बाय आर करके, पर दोनों सीरीज में है ना, तो जितना करंट इसमें जाएगा वही उतना इसमें जाएगा, मतलब दोनों रेस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। है ना क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा दूंगा तो करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, और अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दूं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। है ना क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर ये 20 और 30 पैरेलल में होते तब आप V बाय आर अलग अलग करके दोनों का करंट निकालते, क्योंकि दोनों में आप अलग अलग करंट जाने वाला है ना क्लियर? मतलब अगर ये 20 और 30 पैरेलल में होते तो दोनों पे वोल्टेज 10 वोल्ट का ही होता है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो आपको I इसका निकालने के लिए V बाय आर करते तो 10/20 करते, और इसके लिए 10/30। क्लियर है? ठीक है, यहाँ क्या क्या है, ये 3.6 ओम का एक रेजिस्टर है, उसके बाद एक 6 ओम का रेजिस्टर है और एक 3 ओम का, और यहाँ पे 1 का और बैटरी लगी हुई है 4.5 वोल्ट, इतना ही है ना। ओके, कैसे निकाले इसका इक्विवेलेंट, कितना आ रहा है, करंट निकालना है, कितना आ रहा है इक्विवेलेंट इसका, 9 ओम। 1 प्लस 3 4, 4 एंड 6 का पैरेलल, तो 4 और 6 का पैरेलल प्रोडक्ट अपॉन सम 24/10 यानी कि 2.4। अब 2.4 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 6 6 सॉरी 3.6 और क्या बोला मैंने, 2.4, 6 आएगा, और 6 और 3 9, आप लोग कितना बोल रहे थे, 9 नहीं बोले, 12 बोले, 9। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 1 और 3 सीरीज में, इनका सीरीज 6 के साथ पैरेलल में, तो पहले आरपी निकालते हैं, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 24/10 यानी कि 2.4 ओम। अब आरएस निकालना है, अल्टीमेटली तीनों सीरीज में है ना, तो हो जाएगा 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3, ठीक है, 3 2 5 5 और 3 8 8 और 1 9। तो करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R 4.5 अपॉन 9 यानी कि 1/2, 1/2, 4.5 का डबल होता है ना 9, यानी कि 0.5 है। समझ गए? यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन 3.6 ओम के लिए पूछा होता ना करंट, तब भी यही काम करता। समझ रहे? 3.6 में 0.5 एम्पियर फ्लो करेगा, 3 ओम में भी 0.5 करेगा, बट यहां आने के बाद करंट डिवाइड होगा, 6 में कम जाएगा और 4 में ज्यादा जाएगा। क्लियर है? आगे लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, सर फिफ्थ का सेकंड क्या होगा? क्या पावर वाला बताऊंगा मैं, अभी अपन पावर पढ़ेंगे ना, इसके लिए नहीं सर, वो पावर इक्वल्स टू बी इनटू आई होता है। बी इंटू आई हो सकता है, आई स्क्वायर आर हो सकता है, बी स्क्वायर बाय आर भी हो सकता है। तो अगर बी इनटू आई करके करें तो 2 होता है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द सर्किट शोन इन दिस डायग्राम कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या क्या था? 7 ओम का एक रेजिस्टेंस है व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड 10। ऐसी तो सर्किट, हाँ ओके। क्या है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 7 और 5 और 10 का पैरेलल कितना आया? 50/15 प्रोडक्ट अपॉन सम। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 50 और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 15। मतलब 50/15 प्लस 7, 7 प्लस 50/15 ऐसे कुछ है। एलसीएम 15 होगा। हाँ? चल, और कम किए तो सिंप्लीफाई, इक्वेट क्या होता है? सिंप्लीफाई ना, ये कितना लेना? 10/3 ठीक है, चलेगा वो भी। ओके, तो फिर एलसीएम 3 21 प्लस 10/3 31/3 यानी कि कितना है? हाँ 10.34 को 34 नहीं कर सकते। अगर राउंड ऑफ में 5 से बड़ा नंबर हुआ तो अपन पिछले वाले को राउंड ऑफ, जैसे 10.6666 होता तो 10.67 कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर 5 से बड़ा है। 3 रहने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, 10.33 होगी। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड क्या पूछा है? टोटल करंट, तो I इज इक्वल्स टू V/R। सॉल्व किया इसको, इतना लिख के नहीं छोड़ना, तो सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? कोई किया सॉल्व? कितना आ रहा है? 0.59 एम्पियर। अब ये दो डेसिमल पर आने के ऊपर दो जीरो लगा दो, तो 600/1033 आएगा, है ना? तो 0.5 से तो ज्यादा ही करंट होगा। ठीक है, 0.59 एक बार चेक करना और सब बाकी कैलकुलेट करके 0.600 अपॉन 1000 0.58 इस चीज को राउंड अप किया रहते हैं ना, 0.58 एम्पियर। ठीक है, एंड लास्ट क्या क्वेश्चन पूछा इसमें? वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम। अब यही 0.58 एम्पियर 7 ओम में जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R। 0.58 इंटू 7 कितना है? 4.06 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन होगा। इसका 3 पार्ट का आंसर ये है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टेंस। V is equals to IR, I is equals to V/R। जहां करंट निकालना है I is equals to V/R करेंगे, जहां पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है V is equals to IR। क्लियर है? ठीक है, विदाउट इन सातों क्वेश्चन में वो एक्सेप्ट वो फिफ्थ का सेकंड पार्ट छोड़ के पावर अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन डाल दो। इलेक्ट्रिक पावर डाल लीजिए क्या? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपन एक पावर फिजिक्स में पढ़ते थे 9th क्लास में ना, वर्क एनर्जी पावर, है ना?
यहाँ का पावर इलेक्ट्रिक वर्क वाला पावर है, ठीक है। तो ब्रैकेट में कैपिटल P भी लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, द रेट एट विच द रेट एट विच द रेट एट विच energy is used by an electrical appliance, the rate at which energy is used by an electrical appliance is called the electric power, is called the electric power. The rate at which energy is used by an electrical appliance, कितनी फास्ट वो एनर्जी को यूज कर रहा है। ये कभी भी पावर की बात आती है तो यहाँ पे टाइम एक फैक्टर होता है। मैं अगर दो लोगों को सेम काम दूं, एक ने वो काम को जल्दी कर लिया और एक ने उस काम को लेट किया, इसका मतलब जिसने उस काम को जल्दी किया उसका पावर ज्यादा है, लेकिन उसका टाइम कम नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो पावर एक्चुअली टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कम टाइम ले रहा है उसका पावर ज्यादा है और जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसका पावर कम। समझ रहे हैं? ये नॉर्मल चीज में भी अपन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे पावर, जिसने काम जल्दी कर दिया उसका पावर ज्यादा होगा और जिसने काम लेट से किया उसका पावर कम होगा, ठीक है। यहाँ भी वही है कि जो अप्लायंस कम टाइम में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है, उसका पावर ज्यादा होगा। जैसे हमारा एसी चल रहा है और उतने टाइम के लिए आप अपने मोबाइल चार्जर को चलाओ, तो क्या दोनों सेम एनर्जी कंज्यूम करेंगे क्या? नहीं ना। भले हमने दोनों को सेम टाइम तक के लिए चलाया, बट एसी का पावर ज्यादा है, इसलिए वो उतने टाइम में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करेगा और आपका एडाप्टर, मोबाइल चार्जर का जो एडाप्टर होता है, वो आपका कम एनर्जी कंज्यूम करेगा उतने ही टाइम। और इसके कारण आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल एसी के कारण ज्यादा आएगा, क्योंकि उसने कम टाइम में या उतने टाइम में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी है और आपके चार्जर ने उतने ही टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम करी। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखना, P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। आप इसको वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो वर्क है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, आप वर्क और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वर्क की जगह एनर्जी, एनर्जी की जगह वर्क लिख सकते हैं, दोनों का यूनिट भी सेम होता है, दैट इज जूल, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल्स पर सेकेंड होगा, यूनिट जूल पर सेकेंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में व्हाट बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल W। व्हाट? कैपिटल W, ठीक है। ज्यादा क्लियर है सबको? ठीक है। अब वर्क हम ऑलरेडी निकाले ना पीछे, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, वही तो वर्क था ना। अगर आप लोग पीछे उसका डेरिवेशन लेके, थोड़ा सा डेरिवेशन था, पहले हमने स्टार्ट किया था कैसे डेराइव किया कि उसको वर्क डन होता है आपका V इंटू क्यू, ये था। V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू पड़े ना, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो जाएगा। और फिर इस Q की जगह हमने IT पुट किया, ये था VIT, ठीक है। और V की जगह हमने IR पुट कर दिया था, तो यही से आया था अपना फॉर्मूला I स्क्वायर RT। V की जगह IR पुट करोगे, एक I पहले से है, किसी ने पूछा था ना तो स्क्वायर कैसे होगा, आप पूछे थे कि आप पूछ याद है? तो फिर मैंने बताया था कि V की जगह IR पुट किए, एक I पहले से है, तो I इंटू I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर R इंटू। समझ रहे हैं वाला फॉर्मूला? और यही तो वर्क डन आपके हीट में कन्वर्ट होता था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इतना हीट जनरेट होता था ना, अभी तो पीछे फॉर्मूला देखे था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। है क्लियर? ठीक है। तो ये वर्क को आप यहां पुट कर दो, तो P क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT अपॉन T। आया ना? टाइम है ना, ऊपर वाला भी टाइम है, नीचे वाला भी टाइम है,
ये टाइम टाइम कैंसिल होगा तो पी का एक फॉर्मूला और क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। अब आप ओम्स लॉ लगा के दो और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। वो दो फॉर्मूले क्या होंगे, जैसे ये फॉर्मूला आई और आर के फॉर्म में है ना, इस फॉर्मूले में आई और आर दिख रहा है ना बस। अगर आप चाहते हो कि एक फॉर्मूला सर एक ऐसा बनाए जिसमें बी और आर बस दिखे, तो आप क्या करो, आई की जगह बी बाय आर रख दो। ओके, P इज इक्वल्स टू आई की जगह मैं बी बाय आर फिट कर दिया का होल स्क्वायर है। फॉलो कर रहे हो, आई की जगह बी बाय आर और आई का स्क्वायर है ना, तो आर हो जाएगा ये। आप जब आगे सॉल्व करोगे तो एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया पी का। ओम्स लॉ से ही आया है, कुछ नया चीज नहीं है इसमें, समझ रहे हैं? और अगर आप चाहते हो कि बी और आई के टर्म्स में एक फॉर्मूला आ जाए, तो आप बोल रहे हो, तो क्या करेंगे अपन, इस आई इंटू आर को, एक आई और आर को मिला के बी लिख देख सकते हैं। यहाँ दो आई है ना, तो एक आई और एक आर को मिला के आई इंटू आर इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। इसी से एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू बी आर। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के ओम्स लॉ लगाने वाले, समझ रहे हैं? जल्दी नोट करो तीनों फॉर्मूले को। अगर ये है, यहां ब्रैकेट में ऐसा लिखना, इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। अब बाकी दोनों के ब्रैकेट में लिख लेना, क्या लिखना रहेगा, यहां होगा इन टर्म्स ऑफ बी एंड आर और यहां होगा इन टर्म्स ऑफ बी एंड आर। जल्दी तीनों फॉर्मूले लिखो। ओके, हमारे क्वेश्चन आते हैं पावर में, ध्यान दें। ये बात। अब देखो 30 ओम में पावर निकालना है, राइट? तो पी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, बी इंटू आई कर सकते हैं, ठीक है? अपने आंसर आ जाएगा बी इंटू आई के टू, आई 0., और बी 10 ले लिए क्या? हाँ, क्यों? इसके क्रॉस 10 थोड़ी ना है, 30 ओम के क्रॉस 10 थोड़ी ना है, 10 तो टोटल है। इसके क्रॉस है 4 वोल्ट और इसके क्रॉस है 6 वोल्ट। अभी तो निकाल के दिखाता मैंने। कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा, और V इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकलेगा। ध्यान रखो, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता है, समझ रहे हैं? ये दोनों सीरीज में है ना, करंट सेम होगा, पोटेंशियल सेम नहीं है दोनों का, क्योंकि दोनों डायरेक्टली 10 वोल्ट से कनेक्टेड ही नहीं है ना। क्या ये रजिस्टर 30 ओम का 10 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस भी है। तो जब वो 10 वोल्ट यहां तक आएगा तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ना इसके कारण, 20 वोल्ट के कारण कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा 20 ओम के कारण। तो वो ड्रॉप माइनस करिए, तब ये वोल्ट जो बचेगा वो इसका वर्क डन होगा, इसका पोटेंशियल। तो इसका कितना है, 60, सॉरी 6, 30 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.2, 6 वोल्ट, 20 इंटू 0.2, 4। ऐड करने पे 10 आना चाहिए, आ रहा है 4 प्लस 6 10। am I clear? तो आप V इंटू आई करोगे तो इसका V आएगा 6 और I कितना है 0.2, 1.2 वॉट। क्या आएगा 1.2 वॉट। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आई स्क्वायर आर कर लो। क्या है आई स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, आर कितना है 30, 0.2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 0.04, 0.4 मत बोल रहे हैं, 0.04 होगा ना।
क्या Yes. एक छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे तो नंबर और बड़ा होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, पर वही 0.3 का स्क्वायर करोगे तो 0.09 हो जाएगा। समझ रहे हो ना डिफरेंस दोनों में? तो छोटे का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, बड़े का स्क्वायर करोगे तो और बड़ा होगा। तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.4 मत बोल देना, वो तो 2 इंटू 0.2 होगा तो 0.4 होगा। और या तो 0.2 इंटू 0.2 है ना, तो 0.04 होगा। समझ रहे? इंटू 30 वही आएगा 1.2। Yes, sir. 3 4 सर 30 इंटू 4 120 होगा, और पॉइंट लगाओगे ना 2 डेसिमल, तो कितना आएगा 1.2 या जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो रेजिस्टेंस है 30 ओम का, ये हर सेकेंड 1.2 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर? आपके पास जो सीएसबी से सप्लाई आ रही है, उस सप्लाई को सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। जैसे मैं इस रूम की बात करूं तो इस रूम में क्या क्या चल रहा है? वो एक एग्जॉस्ट चल रहा है, ये एक फैन चल रहा है, ये कैमरा चल रहा है, ये लैपटॉप, 1 2 3 4 5 ट्यूबलाइट, 1 2 CFL, और कुछ बचा है क्या? हाँ हाँ, ये तो ये मॉनिटर है ना। हर डिवाइस के पीछे या उसके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना? ये तो एडाप्टर का तो दिख रहा होगा ना, कुछ ना कुछ लिखा है। ट्यूबलाइट की भी आप जब खरीदते हैं तो वहां लिखा रहता है, वरना यहाँ कहीं ना कहीं लिखा रहता है 20 वॉट की ट्यूबलाइट। तो व्हाट डज दैट 20 वॉट मीन? 20 जूल पर सेकंड, यानी कि वो हर सेकंड 20 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ऐसे 5 ट्यूबलाइट, समझ रहे हो? मतलब हर 1 सेकंड में 5 ट्यूबलाइट मिला के 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है सीसीडी वाली। अब ऐसे हर रूम में कितने फैन चल रहे हैं, कितने ट्यूबलाइट चल रही है, मॉनिटर, कैमरा, आप जब कैलकुलेट करें तो ये 1 दिन का बिल होगा। 4 घंटा चल रहा है, 4 बजे कोचिंग खुली, 8 बजे तक खुला है सब चीज, 4 घंटे ये सारी चीजें चल रही हैं। और ऐसा 30 दिन, चल कुछ दिन नहीं चलता है, छुट्टी वाले दिन, है ना, तो वो हटा देंगे तो इतना बिजली का बिल आएगा। मतलब ये तो एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर वो कैलकुलेशन करेंगे ना कि आपने कितना एनर्जी यूज किया, उसके हिसाब से उनका हर एक यूनिट का कुछ रेट होता है कि वो 4 रुपए पर यूनिट लगा रहे हैं कि 5 रुपए की 6 रुपए से। आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया, ये यूनिट क्या होता है मैं बताऊंगा व्हाट इज यूनिट। आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया और उसके हिसाब से आपको बिल आता है हर महीने। बिल तो आता है तो पता है ना, समझ रहे हैं? तो 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो वॉट भी डिफाइन कर सकते हैं ना, when 1 joule of energy is consumed in 1 second, the power is 1 watt. Am I clear? हाँ, चलो तो चालू करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए क्या? है ना, सब लिख लेना उसका आंसर, ये वाला पार्ट 2 लाइन 1.2 वॉट उसका आंसर हो जाएगा। अपन यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये तीनों फॉर्मूला पर लिख चुके हैं, वॉट को डिफाइन करेंगे नीचे लिखना। अच्छा, ये यूनिट लिख चुके हैं, ये वाला चीज है ना, नीचे डिफाइन करेंगे 1 वॉट, लिखो नीचे। अगेन फॉर्मूला लिख लो पहले एक बार, P is equals to V into I। इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, आप बाकी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो 1 वॉट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब यहां लेना कि पुट V is equals to 1 volt and I is equals to 1 ampere। पुट V is equals to 1 volt, I is equals to 1 ampere, तो पावर कितना हो जाएगा? 1 वॉट होगा। पावर कितना हो जाएगा? 1 वॉट, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, नीचे लिखो, आगे बढ़ो, देखो। An electrical appliance is said to be of power 1 watt. An electrical appliance is said to be of power 1 watt if it draws a current of 1 ampere when connected to a potential difference of 1 volt. When connected to a
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। समझ में आया देखने का तरीका? ठीक है, 1 किलोवाट भी होता है ना, तो नीचे लिखना 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। किलो मतलब तो 1000 होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो हमने अभी क्या बोला, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ या ना? ये एनर्जी की जगह तो अपन वर्क लिख रहे थे ना, तो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम, राइट? तो जो आपके सीएसीबी वाले हैं, ये आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, पावर इनटू टाइम। आपने कितने पावर का अप्लायंस चलाया है और कितने देर तक चलाया, उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, आया ना? आप अगर एक अप्लायंस को आधे घंटे के लिए चला रहे हो और दूसरे अप्लायंस को 3 घंटे के लिए चला रहे हो और दोनों का पावर बराबर है, तो ऑब्वियसली वो जो 3 घंटे वाला है उससे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की, आया ना? क्योंकि वो ज्यादा देर तक चला है, आया ना? एम आई क्लियर? तो किसी भी एनर्जी का यूनिट पावर इंटू टाइम, ठीक है? अब अगर पावर को मैं ले लूं किलोवाट में और टाइम को ले लूं आवर्स, तो यूनिट क्या हो गया, किलोवाट आवर। यही होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो मैंने 1 यूनिट बोला ना कि सीएससीबी का रेट फिक्स होता है हर यूनिट के लिए, 1 यूनिट का इतना पैसा लगेगा। अगर आपने 100 यूनिट यूज की तो 100 इंटू उतना पैसा, समझ रहे हो? अगर 1 यूनिट का 5 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट का 5 रुपए वो चार्ज करते हैं, तो वो देखेंगे कि आपने 1 महीने में कितना किलोवाट आवर यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। तो वो देखेंगे कि आपने महीने भर में कितना यूनिट कंज्यूम किया। लेट्स से आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया, तो 100 इंटू 5 यानी कि 500 का बिल आता है। अब उसमें भी यूनिट वाइज रेट, उनके 2 टाइप के रेट होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक पर्पस और एक होता है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब आप उनका इलेक्ट्रिसिटी यूज करके पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ हो रहा है नहीं, ये सीएससी वालों का इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको यूज करके मैं पैसा कमा रहा हूँ। ये लाइट नहीं होती तो आप पढ़ने थोड़ा आते, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली लाइट के कारण ही पढ़ने बैठे हो ना, अभी लाइट गोल हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो अल्टीमेटली आई एम यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी फॉर माई कमर्शियल वर्क, फॉर माई इकोनॉमी। ऐसी दुकान वाले भी कर रहे हैं, जितनी भी दुकानें सब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना, बट वो रहने के लिए यूज नहीं कर रहे, वो कमाने के लिए यूज कर रहे। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कमर्शियल पर्पस। तो उनका रेट अलग होता है, ऑब्वियसली उनसे ज्यादा चार्ज करेंगे कि कम करेंगे, ज्यादा करेंगे ना भाई, क्या आप उनसे कमा रहे हो, है क्लियर? तो इन सब का कनेक्शन डोमेस्टिक में नहीं आता, इनका कमर्शियल कनेक्शन होता है और इसके लिए बिलिंग अलग होती है। इसका पर यूनिट रेट डोमेस्टिक पर्पज से ज्यादा होता है, डोमेस्टिक वाला थोड़ा 1-2 रुपए कम होता है यूनिट वाइज, 1-2 रुपए पर यूनिट कम होता है, क्लियर है? तो किलोवाट आवर का मतलब समझ में आ गया ना, 1 यूनिट को किलोवाट आवर बोलते हैं। और आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, मतलब अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे, जूल्स सेकंड में, क्योंकि हम तो वॉट जानते हैं ना, हमारे हर डिवाइस में वॉट लिखा है बस कि हाँ ये वाली ट्यूबलाइट 20 वॉट की, तो हम भी चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर हम जूल्स सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, राइट? हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमारे पास पावर सबका दिया हुआ है, राइट? वी नो द पावर ऑफ एवरी डिवाइस, तभी तो अपन बोले ना कि जूल पर सेकेंड, और इसी को अपन वॉट बोलते हैं, है ना? तो अगर मेरा अप्लायंस 20 वॉट का है और वो अगर 10 सेकेंड तक चल रहा है, तो पहले मैं इस किलोवाट को, सॉरी वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करूंगा, इस सेकेंड को आर में कन्वर्ट करूंगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो किलोवाट आर में कन्वर्ट होगा ना। और आप चाहो तो किलोवाट आर को भी जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे देखो, 1 किलोवाट आर का मतलब क्या है, 1000 वॉट होगा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट होता है, अभी अपन लिखे थे।
और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? क्या होगा? और वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? वॉट इंटू सेकेंड एनर्जी, यानी कि जूल्स। वॉट इंटू सेकेंड इज जूल, आया ना? अरे वॉट इज इक्वल्स टू जूल बाय सेकेंड है, तो जूल इज इक्वल्स टू वॉट इंटू सेकेंड नहीं होगा? होगा ना? तो इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे वॉट इंटू सेकेंड को जूल से, लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो बच गया है कितना होगा? 36 और 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। बट इसका ऐसा लिखते नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये होता है 1 किलोवाट आवर का मतलब इन जूल्स। अब ये लाइट 1 सेकंड में 20 जूल यूज कर रही है, 1 सेकंड में 20 जूल, समझ रहे? तो इसको अगर 1 यूनिट जलानी होगी महीने की, ध्यान से सुनना, ये 1 यूनिट कब जलाएगी, कितना घंटा जलाना पड़ेगा इसको तब ये 1 यूनिट आएगी? 1 सेकंड में ये 20 जूल यूज कर रहा है, राइट? 1 सेकंड में ये 20 जूल यूज करना है, हाँ या ना? या फिर ऐसा लिख देते हैं 1 सेकंड में 20 जूल। अपन लोग कितना जूल यूज कराएंगे इसको तब 1 किलोवाट आवर होगा इतना जूल, समझ रहे? तो 3.6 इंटू 10⁶ अपॉन 20। तब तो सॉल्व करने में जो आएगा ना उतना सेकेंड्स आप जब जलाओगे इस ट्यूबलाइट को तब जाके वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। हाँ गुड सर। तो मतलब इसका ज्यादा आपको खर्चा नहीं आता है। मेन खर्चा किसका है? जिसका पावर ज्यादा हो, जैसे एसी, एसी का ही पावर ज्यादा था। माइक्रोवेव ओवन, घर में ओवन रहता है ना, उन सब में आपका जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा होता है। रेफ्रिजरेटर का भी उतना, रेफ्रिजरेटर हम तो 24 घंटा चलाते हैं, 24/7 इंटू 365 चलता है रेफ्रिजरेटर, उसको कभी बंद नहीं करते हैं। हम बाहर भी गए हैं तो रेफ्रिजरेटर चालू रहता है, ठीक है? उसका ज्यादा पावर नहीं होता रेफ्रिजरेटर, ठीक है? आपके एसी, इनफैक्ट गीजर, गीजर का भी लोड रहता है, ठीक है? आपके हर डिवाइस में लिखा रहता है एक्चुअली, आप चाहो तो हर का पावर देख सकते हैं, उसको कहते हैं रेटिंग। हर डिवाइस की एक रेटिंग होती है, ठीक है? उसमें पावर लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि उसको कितने वोल्ट में चलाना है। अगर आप उससे कम वोल्ट में चलाओगे तो वो उतना ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप कभी कभार वोल्टेज डाउन होता है तो ये लाइट डिम हो जाएगी ना, क्योंकि इस लाइट को काम करना है 220 वोल्ट पे। इसमें लिखा रहेगा 220 वोल्ट 20 वॉट, 20 वॉट की तो वो ट्यूबलाइट ही है, और उसमें लिखा रहेगा 220 वोल्ट, मतलब इतने वोल्ट पे अगर आप उसको कनेक्ट करोगे ट्यूबलाइट को तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगी, और ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होगी। और कभी कभी आपका वोल्टेज लो हो गया घर का, तो ये कम हो गया तो पावर भी कम कंज्यूम करेगी, तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये आपका कमर्शियल यूनिट हुआ किलोवाट आवर, और उस किलोवाट आवर को जूल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है कि रिप्रेजेंट 1 किलोवाट आवर इन जूल्स। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है और हमारी यूनिट कौन सी है? जूल्स। दोनों एनर्जी का यूनिट है। दोनों किसका यूनिट है? एनर्जी का। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट आवर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है जो सीएससीबी वाले यूज करते हैं बिल बनाने के। तो 1 किलोवाट आवर उनके लैंग्वेज में 1 यूनिट कहलाते हैं। वो 1 यूनिट होता है कि आपने 100 यूनिट कंज्यूम किया है, इसलिए आपका बिल इतना है। आपने 150 यूनिट कंज्यूम किया तो आपका बिल इतना है। आपने 500 यूनिट कंज्यूम किया तो आपका बिल इतना है। तो वहां पे उनका यूनिट कहने का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। 500 यूनिट मतलब 500 किलोवाट पर आवर नहीं, आवर। किलोवाट आवर है ना, किलोवाट पर आवर नहीं, क्योंकि एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है, पावर बाय टाइम नहीं। पावर बाय टाइम होती तो आप पर आवर बोलते ना, बट यहाँ पे तो पावर इनटू टाइम यानी कि वॉट इनटू आवर या किलोवाट इनटू आवर, समझ रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन ऐसा, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बता देगा कि ये आपका ये लैंप जल रहा है, इसका पावर इतना है और ये 4 घंटे के लिए चला। फिर बोल देगा एक ट्यूबलाइट जल रही है, इसका पावर इतना है और वो 4 घंटे के लिए चला। तो बताओ इस, तो इन दोनों अप्लायंस का 1 महीने का बिल कितना आएगा?
गिवन 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 रुपीज। क्वेश्चन इतना है। तो आप पहले क्या करोगे, आप दोनों अप्लायंस के पावर को किलोवाट में चेंज करोगे, क्योंकि अभी दोनों का वॉट में दिया है पावर, तो पहले आप दोनों को किलोवाट में चेंज करोगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट है ना, यानी कि 1 वॉट मतलब 1/1000 हो जाएगा किलोवाट। तो अगर 20 वॉट है किसी का पावर, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि 0.02 किलोवाट इसका पावर। 20 है वो सही है, बट हमें कमर्शियल यूनिट निकालनी है ना, किलोवाट आवर। ठीक है, और अगर बोल दिया कि आधे मतलब 30 मिनट्स के लिए चला, तो उसको 30 मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/2 आवर्स। पहले से ही आर में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। बट अगर नहीं दिया है तो उस टाइम को भी आर में कन्वर्ट करेंगे, पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगा कितना यूनिट उसने कंज्यूम किया है। वो तो उस दिन का हुआ ना, कि वो एक दिन, हर दिन 4 घंटे चलती है, तो महीने में 30 दिन हुए, तो 30 इंटू एक दिन का एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा पूरे महीने का। फिर जितना भी आएगा इंटू 6, वो बिल होगा उस पर्टिकुलर अप्लायंस। है ना क्लियर? हम घर बैठे ये सब काम नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको हर जगह देखना पड़ेगा कोई कुछ चला तो नहीं रहा है, और हर का टाइम नोट करना पड़ेगा। अच्छा ये 10 बजे चालू हुई है, अब देखते हैं कब तक चलेगी, ये नहीं कर सकते ना अपन। ठीक है, तो ये करने के लिए बाहर मीटर लगा हुआ है, वो काम करेगा। मैं क्लियर? वो रीडिंग नोट करने आते हैं ना, इस तारीख को आए वो देखेंगे इतनी रीडिंग थी, फिर अगले महीने इस तारीख को आएंगे, अब इतनी रीडिंग है, दोनों को माइनस कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि इस महीने आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है, मल्टीप्लाई करके तुरंत बिल फाड़ दे देंगे आपको। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी किलोवाट आवर इनटू जूल्स कन्वर्ट करने वाला ये कर लो, ये हो गया सबको ये वाला पार्ट। कमर्शियल यूनिट लिख लिया सब। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बी मोर प्रिसाइज। इस टाइप की एनर्जी में काम कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका रिलेशन जूल के साथ कितना होता है। ये तीनों, ये दोनों स्टेप लिखे ना। नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पावर और एनर्जी, है ना, और उसी क्लास में अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, अदरवाइज सैटरडे फ्राइडे खत्म हो जाएगा, संडे को इस चैप्टर का टेस्ट करेंगे। बहुत लंबे समय तक चल रहा है चैप्टर, है ना, और बहुत बार मैं रिवाइज करवा दिया हूँ उतना ही पार्ट को, ये चार्ज से लेके करंट तक का ओम्स लॉ कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो संडे को इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, फ्राइडे तक हम ये चैप्टर कंप्लीट भी कर देंगे सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और उसके बाद अपन चालू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, कार्बन एंड कंपाउंड्स। आया तो एक ही चैप्टर बचा, हेरिडिटी इवोल्यूशन। ये भी एक हो जाएगा तो फिर तीनों का एक ही बचेगा। अच्छा, केमिस्ट्री में वो लास्ट चैप्टर ओमिट हो गया ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये तो केमिस्ट्री का तो एक ही बचा है, बायो का एक बचा है, और इसके बाद फिजिक्स का भी एक ही बचेगा। हाँ, इसके बाद बचा। अभी जैसे अपन इसमें पढ़े ना, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, वैसे ही वो है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, वो अगला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।